देखिए भाई, आपका टाट चल रहा था और अपकृत में आपका ये बताया जा रहा था कि किसके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। आपका उन व्यक्तियों का उल्लेख किया जा रहा था और उन्हीं व्यक्तियों में से आपका एक एक करके बताया जा रहा था। देखिए आपका फिर एक बार, यानी कि अपकृत विधि के अंतर्गत कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध क्षतिपूर्ति की मांग हेतु आपका वाद दायर नहीं किया जा सकता। उन्हीं में कुछ लोगों का नाम बताया गया था और कुछ लोगों का आपका अभी बाकी था। देखिए भाई, आपका एक एक नाम देखिए। पहले सम्राट बताया गया था कि सम्राट के विरुद्ध कोई अपकृत विधि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो इंग्लैंड में 1947 के पूर्व ये कहा जाता था कि इंग्लैंड का सम्राट न तो कोई गलती करता है और न किसी व्यक्ति को कोई गलती करने के लिए अथराइज करता है। लेकिन 1947 में कानून बनाकर इस नियम को विफल किया गया और ये नियम बनाया गया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1947 में ही इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड के सम्राट के कर्मचारी यदि कोई गलती करते हैं तो उसके लिए सम्राट जिम्मेदार होगा। यानी कि वर्तमान समय में सम्राट के अधिकारियों द्वारा की गई गलती के लिए सम्राट जिम्मेदार होगा, जो वर्तमान समय है। दूसरा दूसरा आपका बताया गया था विदेशी संप्रभु। विदेशी संप्रभु का मतलब ये हुआ कि जो किसी देश का संप्रभु है उसके खिलाफ भारत के न्यायालयों में मुकदमा नहीं किया जा सकता। संप्रभु का मतलब ये हुआ सॉवरेन, जैसे कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, इंग्लैंड का सम्राट है। अगर इनके विरुद्ध मुकदमा करना है तो भारत के न्यायालय में इनके विरुद्ध मुकदमा करके मुआवजे की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि जो किसी देश का सॉवरेन होता है ये माना जाता है कि वह सिविल और क्रिमिनल दायित्वों से उन्मुक्त है। उन्मुक्त मतलब उसे छूट दी गई है। तीसरा आइए, आपका राजदूत बताया गया था और राजदूत को बताते समय इतिहास भी बताया गया था कि जो एम्बेसडर होते हैं या राजदूत होते हैं, ये माना जाता है कि उस पर उस देश की अधिकारता होती है जिस देश के वह राजदूत है। यानी कि अगर अमेरिका का राजदूत भारत में कोई क्षति कारित करता है तो उससे मुआवजा भारत के न्यायालय में नहीं मांगा जा सकता। हाँ, अमेरिका के न्यायालय में मुकदमा करके भले ही आप उसके लिए मुआवजा मांगें, लेकिन भारत के न्यायालयों को पावर नहीं है। यानी कि राजदूतों को क्या मिली रहती है, उन्मुक्ति या छूट। अगला आपका लोक अधिकारी बताया गया था और आपका एक सीपीसी की धारा 80 भी बताई गई थी। अगर कोई सरकार का सेवक कोई गलती करता है तो इसके लिए वर्तमान में सरकार जिम्मेदार होगी। यानी कि अगर पुलिस कोई गलती करती है तो उत्तर प्रदेश सरकार से, और सेना कोई गलती करती है तो भारत संघ से हम मुआवजा की मांग कर सकते हैं। इसमें तमाम केस आए हैं और एक केस मैं केवल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि पंचायत का चुनाव आ गया, जो भी लाइसेंसी बंदूकें होंगी वह ज़्यादातर थाने में जमा की जाएगी। एक व्यक्ति अपनी बंदूक थाने में जमा करता है और पुलिस की लापरवाही या उपेक्षा के कारण वह बंदूक गायब हो जाती है, तो क्या पुलिस की लापरवाही के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजा वसूला जा सकता है कि नहीं, वसूला जा सकता है। और हाई कोर्ट अभी 2-3 साल पहले ही एक व्यक्ति को 1.5 लाख मुआवजा दिलवाया था ऐसे मामलों में। यानी कि बस ये हैं कि लोक अधिकारी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध मुकदमा करते हैं तो सीपीसी की धारा 80 कहती हैं कि आप इसके पहले की मुकदमा दायर करिए, 2 माह पहले सरकार को या लोक अधिकारी या डीएम साहब को सूचना दे दीजिए और सूचना में सब कुछ लिखिए विस्तृत तौर पे, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, मुकदमा। अब ये 2 मास का नियम क्यों बनाया गया? 2 मास का नियम इसलिए बनाया गया कि सरकार सक्षम है और अगर सरकार चाहे तो न्यायालय से बाहर ही विवाद को निपटा ले और पीड़ित को मुआवजा दे दे। लेकिन देखने में ये भी आया है कि सरकारें इस नियम का दुरुपयोग करती रही है और मामले को लिंगर या डिले करने के लिए ही इसका यूज करती हैं। तो विधि आयोग ने सिफारिश की कि इस नियम को क्या किया जाए, हटाया जाए, लेकिन आज तक हटाया नहीं गया। सामान्यतः सूचना के बाद ही मुकदमा दायर होगा, लेकिन 1900 आपका अब थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है कि आप बिना सूचना के भी अर्जेंट मामले में मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन सरकार को बिना सुने आपको कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। यानी सरकार को सुनना क्या है, आवश्यक। वर्तमान नियम है वो सीपीसी में बताया। अगला देखिए भाई आपका अवयस्क। क्या अवयस्क के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है कि नहीं? तो वर्तमान नियम ये हैं, कई बार भाई माइनर बताया गया है कि अवयस्क के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन अवयस्क की ओर से प्रतिरक्षा या बचाव करने के लिए न्यायालय द्वारा एक संरक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिसे वादार्थ संरक्षक यानी कि गार्जियन एड लिटेम कहा जाएगा। और ये नियुक्ति सीपीसी के आदेश 32 के तहत की जाती है। यानी कि वर्तमान में अवयस्क के विरुद्ध भी मुकदमा होगा, लेकिन उसके बचाव के लिए किसकी नियुक्ति होगी, गार्जियन एड लिटेम। अगला ये विवाहिता स्त्री। जहाँ तक प्राचीन काल में विवाहिता स्त्री के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता था। अगर विवाहिता स्त्री कोई गलती करती है तो उस गलती के लिए मुआवजा उसके पति से मांगा जाता था। लेकिन 1948 में आपका कानून बना, बताया जा चुका है भाई, और कानून बनाकर ये नियम समाप्त इंग्लैंड में किया गया और पति पत्नी को पृथक व्यक्ति माना गया और पति पत्नी अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर पत्नी कोई गलत कार्य करती हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा वर्तमान में करके और मुआवजा की मांग की जा सकती है। वर्तमान नियम भारत में भी आपका एविडेंस में बताया गया था कि पति पत्नी पृथक व्यक्तित्व रखते हैं। ये आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 में समाहित हैं और आपका केस भी आईपीसी में बताया भी जाएगा। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें कि कहा गया कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, वह पति से स्वतंत्र है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का केस बताया गया था, अभी आईपीसी में आगे आपका बताया भी जाएगा। हो सकता है आज ही बताया जाए भाई आपका, क्योंकि आपका अवैधता भी बतानी है, निरसन भी, जो सामान्य बातें हैं। अगला देखिए भाई आपका विवाहित स्त्री के बाद पागल आ जाता है, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन या चित्त विकृत व्यक्ति।
भाई ये चित्त विकृत पर देखिए थोड़ा नियम आपका, तब और चला जाए भाई। चित्त विकृत व्यक्तियों को कानून आपका तमाम संरक्षण देता है। क्या क्या संरक्षण देता है, क्या क्या नहीं देता, आप अलग अलग व्यू से थोड़ा लिख लीजिए। सबसे पहले इंडियन पेनल कोड या आईपीसी चला जाए, लिखिए भाई, उसको अलग से लिख लीजिए थोड़ा। चित्त विकृत व्यक्ति या अनसाउंड माइंड पर्सन, भाई देखिए लीगल भाषा में पागल नहीं, मैं फिर बता दूं, पागल भले लिखा हो लेकिन लीगल भाषा में अनसाउंड माइंड पर्सन कहिएगा, या चित्त विकृत व्यक्ति, या आपका विकृत चित्त व्यक्ति, इंग्लिश में अनसाउंड माइंड पर्सन। देखिए अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में प्रावधान आपका आईपीसी में जब भी पढ़ेंगे तो आपका 84 पढ़ेंगे, 85 पढ़ेंगे और 86 पढ़ेंगे, और उसके बाद 98 पढ़ेंगे। यानी कि आईपीसी में कौन कौन सी धाराएं पढ़नी हैं, यानी कि भारतीय दंड विधान या इंडियन पेनल कोड में 84 पढ़ना है, 85 पढ़ना है, 86 पढ़ना है और 98 इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी में। अब एक एक देखिएगा, एक लाइन हम लिखवा देंगे। धारा 84 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य करते समय मस्तिष्क में दोष के कारण, यानी कि दिमाग में दोष के कारण उस कार्य को प्रकृति की यानी कि नेचर को, या यह कि वह कार्य अनलॉफुल है, विधि विरुद्ध है या दोषपूर्ण है, यानी कि रांगफुल है, ये समझने में असमर्थ है। यानी कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में दोष हैं और दोष के कारण जिस समय वह कार्य करता है, अपराध करता है, उस समय उस अपराध की प्रकृति, या यह कि यह विधि विरुद्ध है या यह कार्य गलत है, मस्तिष्क में दोष के कारण उस समय समझने में वह असमर्थ है। तो कानून ये कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया और अपराध होते हुए भी उसका कार्य क्षम्य माना जाएगा, यानी कि उसे दंडित नहीं किया जाएगा। पागल शब्द हम नहीं किए यूज, हम क्या किए, मस्तिष्क में दोष के कारण। तो मस्तिष्क में दोष के कारण या तो रोग के कारण हो सकता है, तो रोग के कारण हो तो आपका 84, और यही मस्तिष्क में दोष अगर 2 बूंद के कारण हो, 2 बूंद यानी कि नशे के कारण, तो 85 और 86। बस एक लाइन याद रखें, अगर मस्तिष्क में दोष आपका किसी रोग के कारण है तो 84 काम करेगी, और नशा ले लिया है यानी कि आपका मादक द्रव्य लिया है और उसके कारण मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो स्पेशल नियम बना है, कौन कौन, 85 और 86। और अन्य किसी कारण से उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो आईपीसी 84, यानी कि पागल या आपका चित्त विकृति, या कह सकते हैं कि मदिरापान किया हुआ व्यक्ति, नशा किया हुआ अगर अपराध करता है तो उसको बचाव धारा 84, धारा 85 और धारा 86 में दिया गया है। और अगर ये सब अपराध कर दे तो ये बच जाएंगे, और अगर ये सब किसी को मारने पहुंच गए हैं या किसी पर हमला कर रहे हैं, दूसरा एक व्यक्ति भी हैं, तो क्या वह अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आत्मरक्षा में इनको मार कर अपने को बचा सकता है कि नहीं, बचा सकता है। और वह कौन सी धारा, 98। यानी कि अगर पागल और मादक पदार्थ पीने वाले किसी को मार दें
तो 84, 85, 86 में ये बचेंगे। और अगर आप अपने बचाव के लिए पागल को मार दीजिए तो आप भी बच जाएंगे। कौन सी धारा में? 98। याद रखे, पागल मार दे तो वह बचेगा 84, और अपने डिफेंस के लिए किसको मार दीजिए? पागल को, तो आप भी बचाव के हकदार होंगे। कौन सी धारा? इंडियन पेनल कोड के 98। चित्त विकृत की जहाँ तक बात है, चित्त विकृत चूंकि आपका मस्तिष्क में दोष के कारण हुआ है, तो मस्तिष्क में दोष कई प्रकार का हो सकता है। और जो मेंस में इधर से पूछा है वह देखा जाए, 3 भाई उदाहरण पूछा गया है मेंस में। एक आपका मिर्गी पूछा गया है कि मिर्गी के दौरान अपराध करता है, फिर आपका निद्रा के दौरान करता है, और प्रसूति उन्मत्तता, प्रसूति उन्मत्तता के दौरान अगर कोई स्त्री अपराध करती है तो वह बचाव की हकदार होगी। ये लोग इसीलिए मैं पागल शब्द नहीं यूज किया। ये लोग पागल नहीं हैं, लेकिन कार्य करते समय इनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या करके भाई, मान लीजिए एक औरत आपका सब्जी काट रही थी, तब तक कह सकते हैं कि सब्जी काटते समय ही उसको मिर्गी आ गई और गिरकर लगी छटपटाने। तत्पश्चात उसके पति महोदय आए और लगे चप्पल सुंघाने, यानी कि कौन सा चप्पल? तो बताइए, हवाई चप्पल की भाई चमड़ा का सुंघा जाता है? देखिए हमें भी याद नहीं है भाई। जब मिर्गी आ जाती है तो चप्पल सुंघाया जाता है, मैंने गांव में अपना खूब। तब तक मिर्गी के दौरान जब चप्पल पति सुंघाने गए तो वह चाकू ली थी, चाकू ऐसे ऐसे करके उनकी मैंने हाथ पर ही मार दी, थोड़ा बहुत खून बहने लगा। अब आखिर आपको, वह पागल नहीं है, लेकिन मिर्गी के रोग के कारण वह क्या कर रही हैं, उस दौरान उसका दिमाग ये सोचने समझने की क्षमता नहीं, लेकिन पागल नहीं है, रोग है, तो वह बचाव की हकदार होगी। अब निद्रा में अपराध देखिए भाई, निद्रा में जहाँ तक आप लोग फिल्म भी देखे होंगे और धारावाहिक भी आपका आता है निद्रा में अपराध का। कई धारावाहिक भी बने हैं कि एक औरत रात में जगती थी और चाकू उठाकर बाहर जाती थी और बाहर सोते हुए व्यक्तियों का मर्डर करती थी, फिर आकर सो जाती थी। और सुबह जब हल्ला होता था कि किसने मर्डर किया किसने, तो भाई पता नहीं लगता था। तब आपका बाद में पता लगा कि यही औरत जाती हैं और मर्डर करके आ जाती हैं। उस औरत पर एफआईआर हुई। वह औरत कह रही है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो सो ही रहती हूँ। तो कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि वह निद्रा में क्या करते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन कौन सा कार्य कर रहे हैं ये दिमाग काम नहीं करता, और इसलिए वे बचाव के क्या होते हैं, हकदार। सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, प्रसूति उन्मत्तता का पूछा जाता है। देखिए कभी काल जब किसी औरत को डिलीवरी होती है तो उस समय इतना उसे कष्ट होता है कि वह होशो हवास खो देती हैं, और उस दौरान अगर वह डॉक्टर को ही मार दे, वार्ड बॉय को मार दे, नर्स को भी घायल कर दे, तो उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता कष्ट के कारण वह क्या कर बैठी है। कभी काल होता है, हमेशा नहीं। तो इस प्रकार इन इन मामलों में व्यक्ति पागल नहीं है, लेकिन रोग के कारण मस्तिष्क में क्या आ गया है, दोष, और इसलिए इन्हें 84 बचाव देती है। और अगर यही दोष आपका मस्तिष्क में नशे के कारण आया है तो स्पेशल नियम आपका 85 आईपीसी और 86 बना है। अब यह है कि निद्रा में जा रही हैं मारने और आप अपने बचाव के लिए उसको मार दिए, तो बचेंगे कि आप दंड के भागी होंगे? बचेंगे। अभी कौन सी धारा आईपीसी बताई गई?
98। दूसरा पागल देखिए, अभी तो आईपीसी में पागल चला, अब पागल को देखना है संविदा अधिनियम में। संविदा अधिनियम की धारा 11 ये बताती है कि संविदा के लिए सक्षम वह होगा जो स्वचित हो, यानी कि साउंड माइंड हो, यानी कि अनसाउंड माइंड न हो। यानी कि साउंड माइंड हो इसका मतलब ये हुआ कि अस्वचित न हो, यानी कि पागल न हो आपकी भाषा में। अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति या अस्वचित व्यक्ति संविदा करता है तो ऐसी दशा में वह संविदा वायड होगी, शून्य होगी। और कब किसी व्यक्ति को चित्त विकृत माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, इसका निर्धारण संविदा अधिनियम की धारा 12 करती है। यानी कि धारा 11 में ये है कि जो व्यक्ति संविदा कर रहा है वह स्वचित हो। कब स्वचित माना जाएगा ये डिटेल में किस सेक्शन में है, 12 में, संविदा अधिनियम में पागल। अब पागल आपको साक्ष्य अधिनियम में देखना है भाई। साक्ष्य अधिनियम में वैसे पागल लिखा गया है ये इसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 का स्पष्टीकरण ये बताता है कि कोई पागल अपने पागलपन मात्र से ही साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं हो जाता। यानी कि ये पूछा जाता है कि पागल सक्षम साक्षी होगा कि अक्षम साक्षी। सक्षम होगा गवाही देने में, लेकिन लगा देना है। कब सक्षम होगा, जब वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझ रहा है और उसका उचित उत्तर दे रहा है। एक उदाहरण देखिए इस पर। मान लीजिए समाज के लोग एक व्यक्ति को पागल कहते हैं गांव में, वह गवाही देने गया न्यायालय में। वकील साहब ने कहा कि हजूर ये तो पागल हैं, ये क्या गवाही देगा। तो जज साहब ने उससे कुछ प्रश्न पूछा 5-6, और जो प्रश्न पूछा जज साहब ने वह प्रश्न वह बिल्कुल समझ रहा था और उसका उचित या युक्तियुक्त या रीजनेबल उत्तर दिया तो भले पूरा गांव पागल कहे लेकिन वह पागल नहीं माना जाएगा और उसकी गवाही क्या होगी, मान्य। यानी कि न्यायालय प्रश्न पूछकर डिसाइड करेगा। अब पागल हैं तो अगला आपका सीआरपीसी में आता है कि आपका चित्त विकृत है तो क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति विचारण के समय या जांच के दौरान पागल है तो उसके लिए ट्रायल की अलग व्यवस्था की गई है, और वह व्यवस्था की गई है आपका इधर 328 से लेकर 339 सीआरपीसी की धारा 328 से लेकर 339। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चित्त विकृत है तो जब उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा, ये बिहार एक बार मेंस में क्वेश्चन बना है और कहीं कभी भी प्री में भी नहीं बना, लेकिन जो क्वेश्चन कहीं नहीं बनता है एमपी या बिहार बना कर दिखाता है और एमपी बनाया था इस बार, सबकी हालत खराब कर दिया था। यानी कि आपका इसीलिए कहा जा रहा है कि अब कंपटीशन का ट्रेंड बढ़ रहा है। पढ़ाई का ट्रेंड जब तक आप नहीं बदलेंगे, परंपरागत लोगों से आपका कह सकते हैं कि परंपरागत पढ़ाई से अब कुछ होने वाला नहीं। आप ट्रेंड बदलिए और एक एक शब्दों को अब कहता है कि आप पकड़िए और आप इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, हिंदी कठिन दे रहे हैं गूगल से उतार के, तो भाई हिंदी में शब्द काफ़ी कठिन लिख रहा है तो कम से कम एक बार लगातार आपको इंग्लिश वर्जन बताया जाता है लीगल तौर पे, उसको भी देख लीजिए। फिर एक बार देखिए भाई आपका बिहार ये मेंस में एक बार आ चुका है जे में कि चित्त विकृत व्यक्तियों के विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करिए।
तो कहाँ से कहाँ तक हैं? 328 सीआरपीसी से कहाँ तक? 339। देखिए, 2 लाइन तो हम बताएंगे भाई, पूरी धारा थोड़े। अगर कोई व्यक्ति का जांच या विचारण चल रहा है, जांच या विचारण के दौरान न्यायालय पाता है कि यह चित्त विकृत है और कार्यवाही को कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो भाई या तो डॉक्टर के पास भेज देगा, यानी कि या तो रांची या आगरा के पागल खाने में डॉक्टरों से कहा जाएगा कि आप इलाज करिए, और जब ये स्वस्थ हो जाए तो रिपोर्ट दीजिए और फिर हम इसके खिलाफ मुकदमा शुरू करेंगे। या गार्जियन को दिया जा सकता है भाई, गार्जियन को भी, लेकिन गार्जियन से गारंटी लेकर कि ये आपका जो चित्त विकृत व्यक्ति है न तो स्वयं को नुकसान पहुंचाए न किसी अन्य को। आप गार्जियन हैं, आप गार्जियन के नाते गारंटी लीजिए, तो इस व्यक्ति को आप ही को सौंप दिया जाए, लेकिन गारंटी लीजिए तब ऐसे नहीं। तो गार्जियन गारंटी लेंगे तो गार्जियन को भी सौंपा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ भेज दिया जाता है? आपका रांची में जो जेल है, या नहीं पागल खाना, या आगरा में। और कई फिल्में भी बनी हैं, पागल को पागल ही रहने दिया जाए, सही हो जाएगा तो पूरा राज क्या करेगा घोटाले का, खोल नहीं देगा। तो पागल क्या रहे तो अच्छा रहेगा? पागल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका नेता प्रेता भूत प्रेत कहते हैं भाई। फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसी दवा देते रहिए कि ये क्या न हो, सही न हो। तमाम फिल्में बनी हैं, देख सकते हैं आप भाई पागलों पर। पागल को अब आ जाइए अपकृत में भाई, आइए आपका अब तो सारा जगह से 2-4 जगह से हो गया, तो आप टाट में आ जाइए। अगर पागल ने कोई क्षति पहुंचाई है तो अपकृत में पागलपन कोई बचाव नहीं है, ये याद रखें। यानी कि पागल के खिलाफ मुकदमा करके आप क्षतिपूर्ति वसूल सकते हैं, याद रखें। लेकिन अगर पागल को प्रतिवादी बनाते हैं तो पागल तो अपना बचाव कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद ही क्या है? पागल। तो इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी का आदेश 32 बना है, और आर्डर 32 के तहत ये नियम है कि अगर प्रतिवादी पागल हैं तो उसकी ओर से बचाव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम होगा वादार्थ संरक्षक, यानी कि गार्जियन एड लिटेम। तो बताइए, पागल की ओर से कौन मुकदमा लड़ेगा? वादार्थ संरक्षक। अब वादी बना दीजिए पागल को। अगर पागल वादी है तो पागल की ओर से कौन मुकदमा लड़ेगा? वाद मित्र। और अगर पागल प्रतिवादी हैं तो कौन?
देखिए फिर एक बार आपका लास्ट में ये पागल तब आगे बढ़ा जाए भाई। अगर पागल अपने नाम से मुकदमा करता है तो सीपीसी के बात ना करे भाई, पंचौरा ना करे भाई, दो चौरा ना करिए। अभी नए नए गर्मी से आए हैं, थोड़ा मैंने ठंडा ही लीजिए। देखिए भाई आगे, यानी कि अगर पागल है और वह वादी बनता है यानी कि मुकदमा दायर करता है तो उसकी ओर से मुकदमा लड़ेगा कौन? तो एक व्यक्ति नियुक्त होगा वाद मित्र या नेक्स्ट फ्रेंड। और अगर पागल प्रतिवादी हैं तो उसका बचाव कौन करेगा मुकदमे में? तो वादार्थ संरक्षक या गार्जियन एड लिटेम। और ये दोनों प्रावधान चाहे अवयस्क हो या पागल हो, ये सीपीसी के आदेश आपका 32 में किया गया है। बैठिए भाई, बैठिए, उधर ही बैठिए। ये दोनों आपका प्रावधान सीपीसी के आदेश 32 में। अगला देखिए भाई आपका श्रमिक संघ देखा जाए। आपका अगला जो है श्रमिक संघ। देखिए प्राचीन काल में श्रमिक संघों को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं था, लीगल पर्सनालिटी नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में जो ये श्रमिक संघ हैं या वकीलों का जो समूह है, इन्हें लीगल पर्सनालिटी प्राप्त है। और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के खिलाफ भी आप मुकदमा कर सकते हैं और ये लोग भी आपके खिलाफ वर्तमान में मुकदमा कर सकते हैं। वर्तमान में यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका लीगल पर्सन है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी क्या है? लीगल पर्सन। इसके बाद आ गया निगम। क्या निगम विधिक व्यक्ति हैं कि नहीं और निगम के खिलाफ मुकदमा हो सकता है कि नहीं? तो इसका बारे में मैं बताया था, लास्ट में निगम है। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ भाई, एक दिन में काफ़ी डिटेल में बताया था। आपका वादी और सालोमन का केस बताया था और हमने बता रखा था कि प्राकृतिक व्यक्ति अलग माने जाएंगे और कृत्रिम व्यक्ति अलग। और निगम को अलग व्यक्ति माना गया, भले वह कंपनी या कारपोरेशन या निगम न तो चल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न सांस ले सकता है, फिर भी इन्हें अलग व्यक्ति माना गया और ये अपने नाम से मुकदमा दायर भी कर सकते हैं और आप इनके नाम के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। यानी कि निगम विधिक व्यक्ति हैं और वाद का पक्षकार हो सकता है, ये मैं बताया था भाई। इस प्रकार आपका ये जो मॉडल था, कौन मुकदमा टाट में कर सकता है, मैंने कौन नहीं कर सकता और किसके विरुद्ध नहीं हो सकता, थोड़ा लंबा समय लग गया इसमें क्योंकि भाई लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है मेंस में और प्री में। भले थोड़ा लंबा समय लगा लेकिन कोरिलेशन भी काफ़ी किया गया। अब अगला चैप्टर उठाया जाए। अब आपका 2-3 चैप्टर और बचा है भाई, टाट में ज़्यादा बचा नहीं है। अब समाप्त कर दिया जाए तभी एक हफ्ता लिखवाया जाए, अब क्या बीच बीच में छोड़ा जाए, अब लेक्चर क्या हो जाए अब समाप्ति हो जाए। आइए नेग्लिजेंस या उपेक्षा अब चैप्टर शुरू करना है। नेग्लिजेंस या उपेक्षा। देखिए आपका भाई, जब भी आप नेग्लिजेंस या उपेक्षा पढ़िए, आपका इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है, आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये देखना है। मैक्सिम भी बनती हैं और आपका कह सकते हैं कि एक सिद्धांत यानी कि 2-3 सिद्धांत भी देखना है। देखिए जब भी आप नेग्लिजेंस पढ़िए, उपेक्षा पढ़िए, उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि जितनी सावधानी जिस व्यक्ति को किसी कार्य को करने में करनी चाहिए, उतनी सावधानी और सतर्कता वह नहीं बरता। तो देखिए कहाँ कहाँ से ऐड करना है आपको भाई।
एक आपका साक्ष्य अधिनियम की, पहले एरिया कवर कर लिया जाए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 आपको पढ़ना है, उपेक्षा या उतावलापन पर, उपेक्षा नेग्लिजेंस। साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के बाद जो आपका आईपीसी में पढ़ना है, आईपीसी में धारा 52 पढ़ना पड़ेगा और शुद्ध रूप से 304 ए पढ़ना पड़ेगा, 304 ए। और एक और हम धारा बताएंगे 279, यानी कि भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड में जब भी आप नेग्लिजेंस या उपेक्षा पढ़ेंगे तो कम से कम, और भी धारा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 धाराओं को आप कवर करेंगे। कौन कौन? एक 52, एक आपका 304 ए और तीसरा कौन सा? 279। लगातार क्वेश्चन बनता है। हाँ, आपका अगला देखिए भाई, जब भी आप उपेक्षा पढ़िए तो आप इसके साथ ही टाट में भी उपेक्षा पढ़ेंगे, अपकृत में भी। और अपकृत में तमाम केस हैं, लेकिन एक केस आपका हर हाल में या डिटेल में होना चाहिए, डोनोग बनाम इंस्टीवेंसन, डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन। जज का नाम पूछा जाता है एटकिन, लॉर्ड जस्टिस एटकिन, कई बार बिहार में बना है। इसमें जज कौन थे? तो पड़ोसी की परिभाषा किसने दी? बहुत सुंदर पड़ोसी या नेबर की परिभाषा इन्होंने दिया है। आज तक इतनी सुंदर परिभाषा किसी ने नहीं दिया। और पहले आइए उपेक्षा देखा जाए भाई। इसी के पहले आपका उपेक्षा या उतावलापन देखिए, तब तो आगे बढ़ा जाए, टाट में लास्ट में आ जाएगा। उपेक्षा का मतलब क्या हुआ? उपेक्षा या नेग्लिजेंस का मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य को करने में जितनी उसे सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए या जितना ध्यान देकर उस कार्य को करना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया या उतनी सावधानी और सतर्कता नहीं बरता, तो हम कहेंगे कि वह सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया है या उपेक्षापूर्ण कार्य किया है। जैसे कि आप लोगों को पढ़ते समय जितनी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए या जितना ध्यान देना चाहिए, अगर आपने नहीं दिया, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाए, तो सारा दोष सर को लोग दे देते हैं कि सर तो ये पढ़ाए ही नहीं थे, वे नहीं पढ़ाए थे। तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य है कि पूरा कर्तव्य सर पर ही डाल देंगे। तो आपका भी कर्तव्य है कि जो बताया जाए सम्यक सतर्कता और सावधानी बरत कर सुनिए और ध्यान लगा कर सुनिए, नेग्लिजेंस या उपेक्षा न बरतिए। फिर एक बार देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपका पहले हम साक्ष्य अधिनियम चलते हैं। देखिए, साक्ष्य अधिनियम में जो तथ्य होते हैं, वाकया, जो घटना होती है या जो फैक्ट होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना जिसका इंद्रियों द्वारा हम बोध कर सकते हैं, यानी कि आँख से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं इत्यादि। इस तथ्य को, इस वाकया को, इस बात को आपका भौतिक तथ्य या फिजिकल फैक्ट कहा जाता है। दूसरा एक जो तथ्य या वाकया होता है या घटना होती है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है, उसका केवल और केवल हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं।
देख नहीं सकते। याद रखिए, केवल कार्य को देखते हुए एक कल्पना की जा सकती है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। इस तथ्य को, इस घटना को, इस वाकया को, इस फैक्ट को, जो साक्ष्य अधिनियम है, मेंटल फैक्ट या मनोवैज्ञानिक तथ्य या मानसिक तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। अब ये जो उपेक्षा है, इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि इसके लिए एक अनुमान लगा सकते हैं। ये कैसी बात है? मानसिक बात है, और मानसिक बातों को इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। तो एक घटना हम बता रहे हैं, और उसी घटना में आपको एक अनुमान निकालना है कि क्या यह लापरवाही बरता कि नहीं, नेग्लिजेंस बरता कि नहीं। और वह घटना साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 पर आधारित है, और वह कुत्ते की घटना, एक दिन मैं बताया था भाई, कुत्ते पर आधारित है। ए के पास एक बी नामक कुत्ता है। ये सी को काटा। सी ने ए से शिकायत किया कि कुत्ते की देख रेख अच्छी तरीके से करो। फिर वही कुत्ता काट लिया डी को। डी ने भी शिकायत की, और वही कुत्ता किसको काट लिया है? ई को। और ई मुकदमा कर दिया है ए के खिलाफ कि ए के कुत्ते ने हमें काटा, और ए कुत्ते के प्रति उपेक्षावान था, अतः ए से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो बताइए, आपका कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि ए देख रेख कुत्ते के करने में उपेक्षा बरता है? तो ये जो पूर्ववर्ती दो घटनाएं हैं समरूप, कि किसको किसको वह कुत्ता काट चुका है पहले, सी को और किसको, डी को, सुसंगत होगी कि विसंगत? सुसंगत। और ये क्या माना जाएगा कि ए ने अपने कुत्ते की देख रेख के लिए में क्या बरता है? उपेक्षा। उपेक्षा मतलब ये कि सम्यक सावधानी और सतर्कता नहीं बरता। ये आपका एविडेंस में बताया गया भाई। दूसरा देखिए, आपका अपकृत में चला जाए भाई, नहीं ये आईपीसी में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 में गुड फेथ या सद्भावना पूर्वक शब्द परिभाषित है। गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक शब्द ये बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य नहीं किया, या ध्यान देकर कार्य नहीं किया, तो हम कहेंगे कि वह सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति ने सम्यक सतर्कता और सावधानी बरती, या कार्य को करते समय उस पर ध्यान दिया और ध्यान देकर कार्य किया, तो सद्भावना में कार्य किया, और ध्यान नहीं दिया, सतर्कता नहीं बरता, सावधानी नहीं बरता, इसका मतलब ये हुआ कि वह क्या किया? उपेक्षा। भाई क्या किया? उपेक्षा किया। तो ये धारा 52। अब अगर आप उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण रीति से आप वाहन चलाते हैं, तो आईपीसी की धारा 279 में आप दंड के भागी होंगे। तो उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से वाहन चलाना कहाँ दंडनीय है? तो आपका क्या जवाब? बैठ जाइए, कर रहे हैं 10 मिनट बाद चलेगा भाई, बैठिए। उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से वाहन चलाना कहाँ दंडनीय है? पीसी की कौन सी धारा? 279। अब आइए, मृत्यु करा दीजिए उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा। चार बातें आपको सतर्क रहना है भाई। देखिए, चार धाराएं मैं एक बार लिख रहा हूँ, चारों बता दे रहा हूँ। आईपीसी की धारा 302, 304, 304 ए, और आईपीसी की धारा 80।
एक साथ पढ़ना है। अगर किस ए ने बी की मृत्यु कारित की है और इंटेंशन या नॉलेज की जो मात्रा है वह थोड़ा ज़्यादा है। क्या है? थोड़ा ज़्यादा। माने ए ने बी की हत्या की और ए का इरादा या नॉलेज हल्का सा अगर अप है, ज़्यादा है, तो ए ने 302 के तहत ए 302 के तहत मर्डर के लिए दोषी होगा। लेकिन अगर इंटेंशन या नॉलेज यानी कि ज्ञान या आशय या ज्ञान थोड़ा क्या हो, कम हो, तो ए किस धारा में जाएगा? आपका 304। माने कि हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक। अब कब थोड़ा ज़्यादा है और कब आशय या ज्ञान की मात्रा कम है, आज तक कोई भी विद्वान इसको डिसाइड नहीं कर पाया। वो मामला देखते हुए ही डिसाइड होगा कि कब ज़्यादा है और कब थोड़ा क्या है, डाउन। और आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। कई लोग प्रयास किए लेकिन अंत में विफल मार गए। आज तक इसका निर्धारण कोई कर नहीं पाया कि कब ज़्यादा और कब कम। बहुत बड़े बड़े विद्वान लगे, वो अलग बात है। अगर न तो आशय है व्यक्ति का, न ही ज्ञान है, व्यक्ति ने केवल नेग्लिजेंस बरता, उपेक्षा बरती और दूसरा व्यक्ति मर गया, तो ऐसी दशा में न तो इरादा था न ज्ञान था मारने वाले का, लेकिन मारने वाले ने केवल उपेक्षा बरती थी और दूसरा व्यक्ति मर गया, तो ये न तो 302 में आएगा न 304 में, बल्कि 304 ए में आएगा। उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा या उतावलेपन कार्य द्वारा मृत्यु कारित करना, और बहुत कम दंड है, 2 ही साल। अब लास्ट में आ जाइए। न तो इरादा है कार्य करने का, न ज्ञान है, और न व्यक्ति ने उतावलेपन से न तो कार्य किया न ही उपेक्षा बरता, फिर भी दूसरा व्यक्ति मर गया, तो व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया और ये मात्र और मात्र धारा 80 में एक्सीडेंट या दुर्घटना माना जाएगा। ये नहीं कि हमेशा मरने पर दंड ही दिलवा दीजिए। हल्का हल्का छोटा छोटा क्या है आईपीसी में अंतर। ज्ञान आशय ज़्यादा तो 302, हल्का सा कम तो 304। ज्ञान आशय नहीं है लेकिन नेग्लिजेंस बढ़ता है तो कौन सी धारा? 304 है। और कोई नहीं है तब 80 में अभियुक्त बचाव का क्या होगा? हकदार।